magnetic field on the axis of circular coil. कोई भी सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल ऐसा है उसके एक्सिस पे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कोई सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। कोई किसी को एक्सप्रेशन याद है? यस सर। बताओ क्या है। सर वो के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की हाँ पावर थ्री हाँ बाई थ्री हाँ, बाई टू। ठीक है ठीक है, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ऐसा एक करंट कैरिंग कॉयल है, इस कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बार बार इसमें अलग अलग सेम इस डायरेक्शन में करंट आ रही है। जो बोल्ड लाइन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। जो डॉटेड लाइन है वो बिहाइंड द ऑब्जर्वर है। और एन टर्न्स हैं इसी पे, जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके। तो नंबर ऑफ टर्न्स है इसके एन। करंट हम मान लेते हैं आई है। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल आई और स्मॉल आई इज द करंट फ्लोइंग। आर जो है इसकी रेडियस है। और इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, सेंट्रल एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। फिर उसको रिलेट करना है कि सेंटर पे अगर फाइंड करना है तो सेंटर पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट पे फाइंड करना है तो एक्स वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस। वो सारे रिजल्ट से इसको कंपेयर भी करना है। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे होगा वो भी बताना है, मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो इसके लिए एक करंट एलिमेंट लेंगे। अब करंट एलिमेंट लेते हैं हम, क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट लेते हैं टॉप पे, यहां से लेते हैं टॉप पे। अब मान लो इसको अगर हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करें, मतलब यहां से एक एलिमेंट हमने लिया है, ये एक एलिमेंट है, इसकी लेंथ हम कुछ भी ले लेते हैं। इसकी लेंथ मान लिया डीएल लेंथ है। डीएल लेंथ है तो यहां से करंट कैसे होगी, यहां से करंट ऐसे टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल होगी। और इसका सिमेट्रिकल एक एलिमेंट ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे करंट ऐसे होगी। तो क्या यहाँ पे करंट जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी। ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट जिसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगी। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर का मतलब है कि डॉट होगा। और फिर करंट ऐसे आई, यस जो सर। जो बी पॉइंट है बी पे होगा, इन टू होगा। तो इसका हम एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं जो थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान होगा। ऐसे हमें दिखेगा 2 डायमेंशन में, ये इसका डायमीटर दिखेगा और यहाँ पे वो एलिमेंट दिखेगा जिसमें कि डॉट करंट होगी और यहाँ वो एलिमेंट दिखेगा जिसमें क्रॉस करंट होगी। ऐसा दिख रहा होगा हमें। यस सर। तो ये दो एलिमेंट की यस वजह सर। से हम देखते हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्टेंट के लिए। फिर तो यहाँ पे देखो, बताओ पहले कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी। ये सर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलावा परपेंडिकुलर नहीं होगा भाई। ये हाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन यस है। सर। हाँ, क्योंकि दोनों का डेराइव रिजल्टेंट। डेराइव करोगे जब एग्जाम में आएगा, बहुत सब लोग ऐसी डायरेक्शन दिखाओगे, ध्यान से पहले ही गलत हो, पहले ही 0 नंबर मिल जाएगा, चाहे तुम कितना भी रट के जाओ। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जो भी जिस पॉइंट पे फाइंड करना है रेडियस वेक्टर के। रेडियस वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट से जो वेक्टर होगा, ये है हमारा रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है आर। तो ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी। जो जो मार्क किया है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोचनी है किधर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आर है और ये है एक्स। तो ऐसे तो नहीं ऊपर दिखा। की तरफ परपेंडिकुलर। ऊपर की तरफ। तो हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, आर को टुवर्ड्स आ रहा है तो ऐसे वायर को होल्ड करेंगे और इस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे। फिंगर कर्ल हो रहा है मतलब रेडियस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। डॉट करंट है तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर देना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस ये हो जाएगा ऐसे, ये होगा डीबी।
ये एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ से। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये टोटल एंगल है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये समझ में आ रहा है कि ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, यस सर। तो ये थीटा हो गया। यस सर। जैसा सिमेट्रिकल, अब इस सिमेट्रिकल एलिमेंट की वजह से कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड, देखेंगे कि ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड ये भी देगा, क्योंकि अब देखो, अब सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट के डायरेक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐसे टाइप का है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो रेडियस वेक्टर है आर, ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हर पॉइंट से देखोगे तो सेम ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट है करंट एलिमेंट से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से अगर हम ये वैरी करते हैं तो इसके साथ ही साथ ये भी वैरी करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसके साथ साथ ये भी ऐसे कोन टाइप का फॉर्मेशन करेगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसी डीबी का रिजल्टेंट लेना है, और वो सारे डीबी सेम डायरेक्शन में नहीं है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर ये डीबी का डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा और ये होगा डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा एंड डीबी साइन थीटा। अब इस क्रॉस के वजह से देखो, क्रॉस के वजह से किधर होगा, क्रॉस के वजह से फील्ड लाइंस कैसी होंगी, नीचे की तरफ। क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा इस रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा इस एलिमेंट का डीबी, ये थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। इसका भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, डीबी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो हमें सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि इस एलिमेंट का सिमेट्रिकल एलिमेंट है बी, और ये दोनों का फील्ड जो है वाई इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है कैंसिल, तो सपोर्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर एलिमेंट का, हर ये दो सिमेट्रिकल एलिमेंट का कंबाइन होके इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस सिमेट्री से हम समझ गए कि ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। रिजल्टेंट किसका आना है, रिजल्टेंट सिर्फ डीबी साइन थीटा का ही आना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज डीबी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिख लोगे, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो रहा है। अब उसके बाद फिर ये इंटीग्रेशन वाली बात है, 2 dB sin थीटा होगा ना, 2 dB रिजल्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन में आधा ही इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से अगर दोनों को दो एलिमेंट एक साथ लेंगे, मान लिया कि ऐसे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो हम वो 10 एलिमेंट्स पे अगर डीबी साइन थीटा ले रहे हैं तो सारे 10 एलिमेंट का डीबी साइन थीटा ले रहे हैं, और अगर मान लो 2 एलिमेंट का एक साथ ले रहे हैं तो केवल इंटू 5 करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि अगर एक पेयर को कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ पेयर्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज एक सिंगल ले रहे हैं तो फुल एलिमेंट लेना होगा, तो हम सिंगल लेंगे। बस वहां से एलिमेंट से ये समझ जाएंगे कि ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये बच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका रिजल्टेंट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब डीबी पुट कर देते हैं, क्या है बोलो। 2 dB sin थीटा देंगे ना सर? 2 dB साइन थीटा नहीं होगा, डीबी 2 dB साइन थीटा होगा, मतलब हमने दो एलिमेंट ले लिए ना। तो अगर पूरे नहीं, तो वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो एलिमेंट एक साथ ले लेंगे तो फिर पूरा हाफ रिंग पे कंसीडर करना होगा, कि ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ एक साथ कंसीडर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फुल रिंग पे कंसीडर करेंगे और एक ही लेंगे। समझ पाए नहीं? यस सर। 2b साइन थीटा तो दो एलिमेंट का होगा ना, तो दो एलिमेंट का नेट फाइंड करने चलेंगे तो फिर सेमी सर्किल है, बस इतना हाफ ही लेना पड़ेगा, अपर हाफ और लोअर हाफ एक ही साथ हो जाएगा। लेकिन हम एक सिंगल लेंगे और फुल रिंग के हिसाब से लेंगे, तो डीबी जो है इस एलिमेंट की वजह से लिखते हैं, तो म्यू नॉट आईडीएल। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, आईडीएल साइन थीटा मतलब ये साइन थीटा कौन सा, ये एंगल, ये करंट एलिमेंट और ये जो रेडियस है, ये एंगल हमें देखना है। ये है रेडियस वेक्टर, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एंगल साइन कितना है, एंगल कितना होगा, आर बाय रूट और, अच्छा अब है ये एलिमेंट है, डॉट एलिमेंट है और ये है वेक्टर, तो हमें चाहिए एंगल ये वाला चाहिए ना। ये एंगल तो परपेंडिकुलर ही है ना इसके साथ, कि अगर ये कोई भी लाइन है
ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके लिए, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यस सर, हाँ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। साइन 90। यहाँ पे देखना है, ये प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन में कोई भी लाइन होगी उसके साथ एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये है साइन 90 डिग्री। सर एक बार और सर। हाँ सर हाँ एक बार और दिखाएंगे सर। दिखाएंगे, ऐसा कौन सी चीज दिखा रहा हूँ मैं, देखो सर हल्का अगर दिमाग है अगर सर। ये करंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, करंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मान लो कि ये प्लेन है, इस प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी सबके परपेंडिकुलर होगा ना, ये करंट डॉट डिनोट किया है, जो पोजीशन वेक्टर है हाँ जी, वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के प्लेन में है, और ये जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सारी लाइंस से तो वो 90 डिग्री पे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ पाए? हाँ, जी सर। तो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर का एंगल होगा आईडीएल साइन थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ये है डीबी साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये लिख लिया डीबी और ये है साइन थीटा, म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इतना लिख लिया। अब नेट हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए पहले देखेंगे साइन थीटा क्या। अच्छा, क्या ये समझ पा रहे हो कि साइन थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है। साइन थीटा कौन सा एंगल है, साइन थीटा इस एक्सिस के साथ एंगल यस है, सर, इस एंगल के साथ, इस कोण का एंगल है, तो ये थीटा कांस्टेंट है, तो जो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको बाहर निकालेंगे। एक्स भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डी एल जो है वो एलिमेंट है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या है इस ट्राइंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस आर डिवाइडेड आर बाई रूट ओवर एक्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बस ये वैल्यू पुट करना है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अगर 2 कंसीडर करते तो ये क्या होता, सेमी सर्किल ही लेना पड़ता, सिर्फ पाई आर होता, डीएल मतलब इसकी लेंथ है, इस रिंग की लेंथ है, अगर यहाँ 2 ऑलरेडी ले लेते तो यहाँ पे पाई आर लिखते, सिंगल हमने लिया है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल सर्कम्फरेंस, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये हो जाएगा डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बताइए समझ में? यस सर। यस तो सर, ये तो एक सिंगल टर्न के लिए है, सिंगल टर्न के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख लिया है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वही 3/2 टाइप का है, बस थोड़ा सा न्यूमरेटर में चेंज है। तो ये हो गया फॉर एन टर्न्स, अगर इसी को लिखेंगे ये तो सिंगल टर्न के लिए है, अगर फॉर एन टर्न्स ऐसे ऐसे कई सारे टर्न हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, करंट एन टाइम्स हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसको भी जो है याद रख लेना है। अब इसको अगर हम रिंग के फॉर्म से रिलेट करते हैं, रिंग के सेंटर पे क्या, एक्स 0 पुट करेंगे एट सेंटर एट एक्स इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था रिंग का, याद है, म्यू नॉट आई आर बाई 2 यस सर, म्यू नॉट आई आर बाई 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आर क्यू, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये आर क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, ये रिंग के सेंटर पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे एक्स मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है, क्या ये हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर ही है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जाएगा ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है,
जब ये वैल्यू मिनिमम है, और इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम ग्राफ वाइज इसको देखेंगे, ग्राफ वाइज देखेंगे, ग्राफ वाइज देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI/2R, और उसके बाद फिर ये ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते होते फाइनली जो है इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम ऐसे दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं कि इस साइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, करंट ऐसे थी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन ठीक है? क्यों सोच पा रहे हो सभी? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो ऐसे ही था ना, Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही था कि हाँ अगर सर। पॉजिटिव रिंग था तो ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? हाँ, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थ्रू आउट सेम है, थ्रू आउट। ये जो डॉटेड लाइंस है यहाँ पे क्या था, यहाँ ऐसे है, यहाँ भी ऐसे ही है। कोई भी करंट कैरिंग अगर कॉइल लेते हैं, ऐसे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे है ये। अब इसकी डायरेक्शन सेंटर पे हम फाइंड कर सकते हैं ना, ऑब्जर्वर की तरफ करंट आ रही है तो ऐसे करंट, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो थ्रू आउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी एक्सिस के लॉन्ग है, राइट वर्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा नहीं है कि ये रिंग है तो इस साइड राइट की तरफ है, इस साइड लेफ्ट की तरफ है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम ही डायरेक्शन में मेंटेन रहेगी। तो सेम डायरेक्शन में मेंटेन रहेगी, तो डायरेक्शन सेम है, तो इस नेगेटिव एक्स को अगर हम बोलना चाहें तो ऐसे ही सेम डायरेक्शन है, इसीलिए इसको पॉजिटिव ही है। और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ को याद करोगे तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसा टाइप का हाँ ग्राफ सर, था। दो ये सर। प्लस माइनस R/√2 आया था, ये R/√2 यस माइनस सर। R/√2। तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्या था, नेगेटिव बता रहा था कि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी होगी, तो डायरेक्शन थ्रू आउट इसकी सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हुआ इसका डेरिवेशन। अब इसके बाद इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, इसको जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि प्रूव दैट दिस लूप इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, प्रूव दैट दिस लूप इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेट कौन सा होता है, मैग्नेट हमारा वही होता है, बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो हमें ये बताना है कि भाई ये जो है मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इफ x इज वेरी ग्रेटर देन रेडियस, x जो है बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है रिंग से, ये जो रिंग है इस रिंग से जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत, x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम बहुत डिस्टेंट पॉइंट पे अगर फाइंड कर रहे हैं, बहुत डिस्टेंट पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे, x बहुत ही लार्ज है तो क्या कर देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R² डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। x बहुत ही ग्रेटर है तो ये बहुत टर्म लार्ज हो जाएगा, ये उसके कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R² डिवाइडेड बाई 2x³, 2x³। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें पाई इंटू आर से 2 पाई से 2 पाई तरीके से जीरो, क्या, तरीके जीरो होगा, हाँ x, मतलब अगर एक इंफिनिटी पे लेंगे। हाँ x जो है बहुत ही लार्ज है तो एक्स स्क्वायर और लार्ज हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इग्नोर कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में, किसके लिए, डिस्टेंट पॉइंट के लिए, कोई डिस्टेंट पॉइंट है अगर तो, समझे? ये आई बात समझ में ये? यस सर। हाँ, ये एक्स R² को इग्नोर कर दिया तो ये हो गया x² टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा x³। 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और म्यू नॉट NI इंटू पाई R², और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई और दिस डिवाइडेड बाई x³। ये 2 जो है यहाँ पे है 2, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2 पाई और 2 4 पाई हो गया,
और ni इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये टर्म मैच कर रहा है बिल्कुल 2k m बाई एक्स क्यूब से, 2km by x cube से, where m is called magnetic moment। अगर इस टर्म को हम मैग्नेटिक मोमेंट एज्यूम कर लें, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये m से, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल है, तो उस डाइपोल के वजह से ये पॉइंट कौन सा है, एक्सियल पॉइंट है। इस एक्सियल पॉइंट पे अगर तुम्हें याद होगा तो होता था 2kp बाई आर क्यूब। KP अगर by अगर R cube, मैग्नेट yes sir. होगा तो ये हो जाएगा 2km बाई एक्स क्यूब। मतलब कि अगर हम एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब क्यों डिस्टेंट पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डाइपोल की वजह से हमारे पास डिस्टेंट पॉइंट का रिजल्ट है, तो हम क्या करते हैं, इस लूप का भी डिस्टेंट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। तो डिस्टेंट पॉइंट के लिए जब हमने x ग्रेटर देन r एज्यूम किया पॉइंट, तो इसका जो है इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया, और इसको अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं तो ये फॉर्मूला जो है रिड्यूस हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट। मतलब कोई भी करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है विथ मैग्नेटिक मोमेंट, उसका हम अगर एज्यूम कर लें एन आई इंटू ए, एन आई इंटू ए। बात समझ में आई? सर बार मैग्नेट का ओनली एक्सियल पॉइंट पे। हाँ, बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसके एक्सिस के लॉन्ग है, और ये एक्सियल पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसे आता है। ठीक है, कि बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जैसे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। चाहे तो हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं वैसे ही दो मोनोपोल एज्यूम करते हुए, बट उतना वो सब करने की जरूरत नहीं है। कि अगर एक्सियल पॉइंट पे हम इसके वजह से फील्ड देखते हैं, ये आता है यहाँ पे m क्या है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक में होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये 2km बाई एक्स क्यू इसका फील्ड है। अब इससे हम रिड्यूस करते हैं तो इससे भी वैसी फील्ड आ जाता है अगर हम इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा 2km बाई एक्स क्यू। सो each and every current carrying loop it behaves like a bar magnet। कोई भी करंट कैरिंग जो है वो बार मैग्नेट की तरह से भी, करंट कैरिंग लूप behaves like a magnet, current carrying loop behaves like a magnet of magnetic moment NIA। अब मैग्नेट में जो है दो पोल होते हैं, डाइपोल होते हैं, तो कौन सा फेज जो है नॉर्थ पोल होगा, कौन सा फेज साउथ पोल होगा, तो एक फेज नॉर्थ पोल होगा, एक फेज साउथ पोल होगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस साइड से हमें करंट, जिस साइड से यहाँ से देखोगे वो फील्ड लाइन से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से करंट अगर ऐसे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो अगर बार मैग्नेट से रिलेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, नॉर्थ पोल से। तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पोल पे एंटर करती हैं और अंदर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगेंस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में पॉजिटिव से हमेशा ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे हमेशा टर्मिनेट होती हैं, लेकिन मैग्नेट में उसका रिवर्स होता है। मैग्नेट में बाहर जो है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ तक टर्मिनेट होती हैं। ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे कौन सा फेस नॉर्थ पोल की तरह से है? सर ये कंप्लीट साइकिल। हाँ, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सर? तो लूप पे राइट हैंड वाला वो नॉर्थ पोल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड वाला हाँ साउथ पोल बोलेगा। हाँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से राइट साइड सामने से अगर देख रहे हैं, इस साइड से अगर ऑब्जर्वर है तो उसको करंट किस सेंस में दिखाई देगी, उसको करंट दिखाई देगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एन बना देंगे और ऐसे मार्क कर देंगे। तो जिस साइड से हमें करंट नॉर्थ पोल में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में होगी, वो फेस नॉर्थ हो जाएगा। और जिस साइड से लूप को फ्लिप करके देखेंगे तो हमें
करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। साउथ तो दिखेगा। तो ये जो है साउथ पोल हो जाएगा। मतलब क्लॉकवाइज हुआ तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नॉर्थ पोल। यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है कोई इस साइड से अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको जो है क्लॉकवाइज में दिखेगा, तो ये जो है नॉर्थ पोल की तरह से होगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और दूसरे साइड से फ्लिप करेंगे तो हमें जो है इस क्लॉकवाइज सेंस में दिखेगा, तो क्लॉकवाइज में होगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा। और ये हो जाएगा मैग्नेट, ये हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझे? हाँ सर। यस सर। तो इसमें Yes, बहुत sir. Yes, sir. इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सर मतलब पीछे से देखेंगे तो लूप को अगर फ्लिप करेंगे पीछे किसी, से देखेंगे तो सर यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज है Flip इसको फ्लिप कर करेंगे दें तो तो वही loop। क्लॉकवाइज, वही लूप है वो। फ्लिप करके देखेंगे नॉर्थ पोल है तो उसको फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट ऐसे अपने हाथ पे मार्क कर लेना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ से करोगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो एक साउथ नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ सर- पोल होगा। सर अगर फ्लिप नहीं करेंगे और पीछे से देखेंगे तो हाँ, फ्लिप नहीं करोगे तुम ही पीछे चले जाओगे तो वो सेम रहेगा। एक पेपर पे मार्क कर लेना, मार्क करके यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देना, इस साइड से देखोगे नॉर्थ, इधर से देखोगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दूसरा फेस हमेशा साउथ पोल ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें इसकी पोलैरिटी हो गई और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू NI इंटू एरिया, NI इंटू A। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वैसे ये निकालते हैं। इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिर से करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे। करंट के डायरेक्शन में जो करंट अगर ऐसे आ रहा था तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। तो किसी भी लूप में का मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, वही करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल से Yes, डायरेक्शन sir. है। तो ये बहुत सारी Sir. चीजें इसमें हो गई। हाँ बताओ। सर जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना सर, वो होता इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मतलब क्या अजय, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना सर। हाँ सर वैसे इसमें कैसे रिलेट करेंगे वो, इसमें इसको मैग्नेट से रिलेट किया जो गया है ना ये है। हाँ, इसमें जो है इसको मैग्नेट से, लूप को मैग्नेट के इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। ये कैसे पता चला, ये फील्ड जब हमने दोनों पॉइंट को रिलेट किया तब, कि अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे मान लेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पोल सेपरेटेड हैं और ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा विद दिस मच मैग्नेटिक मोमेंट। इसको अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट उसका डिफाइन कर देते हैं तब कोई मैग्नेट होगा, तो मैग्नेट में तो हमारा है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, उसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन लूप को अगर मैग्नेट मानना है तो ऐसा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम मैग्नेट के लिए लिखते हैं वैसे तुरंत रिलेट करके इस लूप की वजह से भी लिख पाएंगे। तो यहाँ पे वो वाली चीजें हम रिलेट नहीं कर सकते हैं कि मैग्नेटिक, क्योंकि सेपरेशन ही नहीं है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड ही अलग तरीके से है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट NIA डिफाइन किया सर ये लूप के लिए है, ये लूप लूप के लिए है ना सर। करंट हाँ। कैरिंग लूप के लिए। जी तो सर। इस पे देखो एक ऐसे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये दो है और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये करंट है, ये x डिस्टेंस पे है और इसकी रेडियस है r। x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, x बहुत ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये निकाल पाओगे एक की वजह से। ये जो है मान लिया इसको करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I है, यहाँ पे भी करंट I है। ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेक करेंगे, ये हो जाएगा B1। और ये जो है इसके B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा ऐसे
अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा B2। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में सेम करंट है, सेम रेडियस है, सेम डिस्टेंस है, तो Yes, sir. एग्जैक्टली ये Root 2. B1 B2 सेम होंगे। B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और x बहुत ज़्यादा है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, x क्यूब आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा B नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रूट ऑफ टू म्यू नॉट। B1। सिंगल टर्न अगर है तो n हटा देंगे, ये हो जाएगा IR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दो लूप परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं, किसी एंगल पे प्लेस्ड हैं, कोएक्सियल प्लेस्ड हैं। हाँ सर, असाइनमेंट में क्वेश्चन है सर। हाँ, अच्छा, कोएक्सियल असाइनमेंट में क्वेश्चन है। असाइनमेंट में है सर इससे। आज जो छोटे है, आज ट्राई करोगे एनसीईआरटी में है 1.16 हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ऐसे जो है दो लूप को एक साथ हम ऐसे रख के एक कॉइल बनाते हैं, ये सिस्टम बनता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट पे। यही है तो सर, यही क्वेश्चन ही है यही वाला भी असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट में है सर। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये लास्ट ईयर ही डायरेक्टली आ गया था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो एडिशनल इसमें एक्सरसाइज कुछ का। अलग है क्या सर? अब ट्राई करना है इसको, एक बार ट्राई करना है, इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको सॉल्व तो करना ही है। सर हाँ बस ये मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ डाउट सर होगा, ये तो हमारा सेशन एंड होगा, तो फिर से रिज्वाइन कर लोगे। हाँ बताओ। यस सर। सर अगर वो चार्ज भी अगर सर्कल में मूव कर रहा होगा तो वही एवरेज करंट निकाल के रिंग का रिजल्ट यूज कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी बताएंगे। मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही करना है कि जो इक्विवेलेंट करंट, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में फाइंड कर रहे थे कि कोई रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से करंट क्या होगा, अब वो यस ऐसे सर। करंट निकाल लेंगे और जो उसके वजह से म्यू नॉट NI/2R कर देंगे। म्यू नॉट I/2R हाँ वो हो सर, जाएगा ठीक है मैग्नेटिक सर। फील्ड। तो करंट का वो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा। तो आज इस पे क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ इतना ही कर लो 1.16, और ये है रिंग। इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन है